प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलिसियम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट के अपने भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की से लेकर प्रवासी अमेरिकी लोगों के अमेरिका के विकास में योगदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा नमस्ते अब ग्लोबल हो गया है। ये भी कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो मुलाकात उनकी हुई उसमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता से उनके साथ व्यवहार किया जो उनके दिल को छू गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान एआई की भी नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन अब अमेरिका इंडिया हो गया है दुनिया का नया एआई पावर। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी भारतीयों को गारंटी देते हुए कहा कि अमेरिका में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर आएंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं। साथियों, भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। दिनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। और अमेरिका के सहयोग से भारत एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगा। यह दुनिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब होगा जिसे शक्ति नाम दिया जाएगा। इस प्लांट के लिए भारत सेमी 3rdi टेक यूएस स्पेस फोर्स के बीच एक करार हुआ है और इसके जरिए अमेरिका उसके सहयोगी देशों को भारत चिप्स की सप्लाई करेगा। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेश उप्रेती जो सीईओ हैं C4V के, और हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री CEO फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सीनियर फेलो हैं द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के जयंत कृष्णा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया और भारत और अमेरिका के बीच जितने भी क्षेत्र में आपसी संबंध हैं सबका जिक्र किया। अमेरिका में प्रवासी जो भारतीय हैं उनकी भूमिका का जिक्र किया और उन्हें एआई बताया। उन्हें कहा कि आप अमेरिकन इंडियन भारत की बड़ी ताकत हैं, अमेरिका की बड़ी ताकत हैं। तो सबसे पहले मैं शैलेश जी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा। अमेरिका में जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप भी उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आपसी आदान प्रदान की बात हुई है और आने वाले दिनों में घनिष्ठता और बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल आपने सही इस पे चर्चा की है आज। और ये जो मोदी जी का टाइमली विजिट है अमेरिका का, उस दौरान जबकि पूरा एआई और चिपसेट और एनर्जी को लेकर के दोनों देशों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट पिछले 12 महीनों में 18 महीनों में हुई हैं। और मुझे लगता है कि इस समय हमारे देश को इस तरीके के सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है। चिप में हम लोग काफ़ी समय हमने खोया है पिछले 10 साल में। जो भी हमारी आई थिंक
हम जितना भी पीछे रहे हैं उसको उसको स्पीड पकड़ने की ज़रूरत थी। तो ये विजिट और इस तरह के कोलैबोरेशन से मुझे लगता है वो भी हमारे आगे को हमें काफ़ी आगे इसमें अग्रसर मिलेगी। और एनर्जी के फील्ड में मुझे लगता है जो अभी लास्ट 1 या 2 महीने के अंदर कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जैसे जैबिल करके कंपनी है, 2,000 करोड़ का है, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट से हमें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के आप बोल सकते हैं, जिस तरह से सेमीकंडक्टर फैब का, शक्ति का, उसी तरीके से ऊर्जा शक्ति का भी मुझे लगता है कि हमारा जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा। और ये डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन आई थिंक बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है, क्रॉस बॉर्डर जितने भी डिसीजन मेकिंग है उनको कैटलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों में बहुत ऊर्जा है इसको, इस विजिट को लेकर के, ख़ासतौर पे बिजनेस समुदाय में। और मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में शायद बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट होंगी, ख़ासतौर पे एनर्जी में चिपसेट के साथ साथ। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से दोनों देशों की ये कोलैबोरेशन आगे बढ़ती है। और ऊर्जा को लेकर के मैं पर्सनली भी बहुत एक्साइटेड हूँ ग्रीन एनर्जी को लेकर के। जी, जी आप वाप शैलेश जी लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में काम करते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं, आप उनके साथ रिसर्च भी कर चुके हैं, बेसिकली साइंटिस्ट भी हैं, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे कि भारत जो है वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक सेक्टर जिसको हम एनर्जी की स्टोरेज का वो करते हैं, उसमें अभी बहुत आगे नहीं है। और आने वाले दिनों में एनर्जी की स्टोरेज एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एक तरह से ज़रूरत भारत के लिए होगी या किसी भी देश के लिए होगी। तो उसमें भारत को अभी क्या और करने की ज़रूरत है जिसमें अमेरिका भारत की मदद कर सकता है या भारत अमेरिका के साथ सहयोग कर सकता है? जी जी, आपने सही बताया। देखिए, हमारा जो भी अभी एनर्जी का यूसेज है, चाहे हम अपनी गाड़ियों को, परिवहन को लेकर के बात करें, या फिर ग्रिड जो हमारे घर में एनर्जी पूरी आती है उसको लेके बात करें, पिछले 100 सालों से नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग बंद करते जा रहे हैं। कोल को ले लीजिए, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उसको, या फिर आप डीजल पेट्रोल ले लीजिए अपने वाहन के क्षेत्र में। तो वो सब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर हम रिन्यूएबल पे, नई ऊर्जा पे जाते हैं, तो सोलर विंड को हम लोग कलेक्ट करके अभी इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में काफ़ी पिछले 6 महीने में काफ़ी मुझे लगता है प्रोग्रेस हुई है। लेकिन पूरा इकोसिस्टम अपस्ट्रीम जो सप्लाई चेन है उसको लेकर के मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका मिलके बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, बहुत अच्छी जोड़ी बना सकते हैं। क्योंकि अमेरिका भी पिछले 10 सालों से इसी क्षेत्र में लगा हुआ है। चाइना, कोरिया, जापान में काफ़ी इसमें प्रोग्रेस हुई है। और अमेरिका एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी उसमें डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, अगर न्यू एनर्जी को लेकर के देखें तो। अमेरिकन गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने पिछले 3 साल के अंदर जो है 20 से 30 बिलियन डॉलर की ग्रांट्स और इंसेंटिव्स यहाँ पे अवार्ड किए हैं यूएस में कंपनीज को। इसमें माइनिंग भी है, इसमें रिफाइनिंग भी है। जो आप चाहे लिथियम को लेकर के रिफाइनिंग का बात कर लें, या जो आपकी केमिकल्स जो बैटरीज के अंदर यूज़ होती हैं उसको लेकर के बात कर लें, या फिर बैटरीज में जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेके बात कर लें, तो अमेरिका जो है वो इंडिया से जब बहुत ज़्यादा आगे नहीं, 2 या 3 साल आगे चल रहा है। लेकिन उन इन्वेस्टमेंट ने पिछले 12 महीनों में काफ़ी इस इंडस्ट्री को कैटलाइज कर दिया है। तो उन मुझे लगता है उस तरह की कंपनीज अगर इंडिया में हम लोग, जैसे माइनिंग को देख करके बात करें, माइनिंग में हम लोग ग्राफाइट में हमारा काफ़ी योगदान है। ग्राफाइट जो है इंडिया में मुझे लगता है कि वर्ल्ड के टॉप 3 रिसोर्सेज है, लेकिन वो बैटरी इंडस्ट्री में कभी नहीं जा पाया। तो इस अगर टेक्नोलॉजीज यूएस की वहाँ पे जा करके उस ग्राफाइट को कन्वर्ट करती हैं, जो कि बैटरी में एनोड की तरह यूज़ होता है, तो जब पेंसिल में सपोज हम यूज़ करते हैं तो $300-400 पर टन का उसका कॉस्ट रहता है। बैटरी में वही $6,000 का एक तरीके से उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो इस तरह के हाई वैल्यू कंपोनेंट्स अगर हम इंडिया में बनाएं और अपस्ट्रीम बनाएं और उस तरह की यूएस से टेक्नोलॉजीज को हम आदान प्रदान करें, तो दोनों देशों को फ़ायदा है मुझे, क्योंकि यूएस को भी रॉ मटेरियल चाहिए इसको, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, और इंडिया को भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोलैबोरेशन से लिथियम आयन बैटरी पर्टिकुलरली, जिसमें एनर्जी स्टोरेज है, और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, सोलर विंड का सेगमेंट है। सोलर में आप देखिए इंडिया काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, और अभी स्टोरेज जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी सेकी ने भी बहुत सारे गीगावाट आवर्स के बैटरी प्लांट जो हैं वो डिप्लॉय करने का सोचा है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर।
तो पीएलआई करके एक इंडिया में स्कीम है जो यूएस की आईआरए की तरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिडक्शन एक्ट जो है। और इंडिया ने उसको काफ़ी पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छे तरीके पे ग्राउंड में उसे इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी जो हैं इंडिया यूएस की मिरर कर रही हैं, डुप्लीकेट हो रही हैं। और उसमें अगर हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करें, साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन करें और इस तरह की पॉलिसी कोलैबोरेशन करें तो इंडस्ट्री काफ़ी आगे इसमें मुझे लगता है बहुत स्पीड पकड़ेगी। शैलेश सुकृति जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जो चाइना है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है और सेमीकंडक्टर के लिए बहुत सारे ऐसे उत्पादों के लिए जो है वो पूरी दुनिया का या बहुत सारे देशों की जो डिपेंडेंसी है वो चीन पर रही है। लेकिन अब इस शिफ्ट को आप किस तरह से देखते हैं और ये एक किस तरह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी उन देशों में लेकर आएगा, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उससे हम सभी परिचित हैं। अब बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति जो है वो चीन की नीतियों को लेकर रहता है। तो अब जो भारत अमेरिका के बीच जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो या उस तरह से देखें तो भारत और सिंगापुर के बीच में भी जो हाल में सेमीकंडक्टर को लेकर एक सहयोग की बात सामने आई है, तो इन सहयोगों के ज़रिए किस तरीके से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उन देशों के सामने उपस्थित होगा जो चीन के प्रकोप से किसी न किसी तौर पे बचना चाहते हैं? जी जी जी। और ख़ास तौर पे एनर्जी में तो मुझे लगता है कि चाइना ने पिछले 10 साल में कोरिया को और जापान को, जो कि बैटरी के फील्ड में काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर रहे थे, उसको बहुत लंबे गैप से पिछाड़ा है। और उस सारी इन्वेस्टमेंट जो चाइना में हुई हैं उससे काफ़ी कंसर्न्स भी हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में कंसर्न्स हैं। आपने देखा कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल पे बैन लगा दिया। उसके बाद लास्ट ईयर जो है ग्राफाइट एनोड पे भी बैन, इसमें काफ़ी सारे बहुत लिमिटेड कंपनीज को इसमें ये लोग लाइसेंस दे रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो चाइना इस तरीके से पॉलिसी चेंजेस रैपिडली लाता है जो कि बाहर की कंट्रीज, खासतौर पे यूएस, इवन यूरोप में काफ़ी कंसर्न है कि अगर ये अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हम सप्लाई चेन में नहीं स्टैब्लिश करते हैं लोकली, तो इसका इम्पैक्ट सीधे कॉस्ट पे जाएगा, अडॉप्शन पे जाएगा। जो बाकी की जितनी भी, अगर हम इलेक्ट्रिक कार में इन्वेस्टमेंट कर लें या सोलर में इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर हमारा स्टोरेज का कंपोनेंट नहीं बनता है देश के अंदर, तो काफ़ी उससे हमें नुकसान की और इकोनॉमिक लॉसेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अमेरिका तो ख़ास तौर पे ये देख रहा है अभी। आई थिंक मुझे लगता है कि चाइना के बाद अगर कोई भी देश जो है मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी में और कॉस्ट में compete कर सकता है तो वो भारत है। और आई थिंक इसी इसी मुझे लगता है इसी वजह से जो है काफ़ी डिप्लोमेटिक, चाहे वो क्वाड का ये नेटवर्क देख लीजिए आप, जिसपे पूरा ऑस्ट्रेलिया, जापान कोलैबोरेट कर रहे हैं। जापान में भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मिनरल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी हैं और वो सारे आज के दिन में रिफाइनमेंट के लिए चाइना जा रहे हैं। तो वो भी एक सब्सिट्यूट देख रहे हैं कि कहाँ पे हम अपनी रिफाइनमेंट करें कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्लीन जॉब्स हैं, वो कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट सेफर है। तो मुझे लगता है इंडिया को ना केवल इस महत्व से देखते हैं कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के बराबरी का या उससे और कम्पिटिटिव का कर सकते हैं और क्वालिटी को भी उसी उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जो बिजनेस का आदान प्रदान है, मतलब जो प्रोडक्ट का एक्सचेंज है, वो रिस्क भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। जी। तो उस तरीके से मुझे लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट भी और बिजनेस समुदाय भी इंडियन रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखता है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग देखता है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग देखता है। और उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ा कम है, बजाय कि जो चाइना से अभी इंपोर्ट हो रहा है काफ़ी। जी, हमारे साथ जयंत कृष्णा भी हैं, आप अर्थशास्त्री भी हैं। जयंत जी, हमने अभी शैलेश जी की बात सुनी, उन्होंने बताया किस तरह से बड़े ही स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल जो सेक्टर्स हैं उनमें आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत ही नहीं, अमेरिका को भी, ख़ास तौर पर स्टोरेज की जो उन्होंने बात कही। अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के टॉप सीईओज़ के साथ बैठक होने वाली है। उस बैठक में क्या आपको लगता है कि ये जो एक गैप है, जहां चाइना से कंपटीशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कुछ उस पर बात होगी, बात आगे बढ़ेगी, दोनों देश करीबी स्थापित करेंगे ताकि चीन की उस चुनौती से बेहतर तरीके से निपटा जा सके? जी, मुझे मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी यूएस में अभी सीईओ से बात करेंगे, बिजनेस हेड से बात करेंगे, उस पे एक
उनका जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये दर्शाने का होगा कि किसी दो मुल्कों के बीच का एक आर्थिक बायलैटरल टाइज की सिर्फ बात नहीं है। जो यूएस और इंडिया की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो एक वैश्विक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह से है। और वो मैसेजिंग जो मुझे लगता है वो करेंगे प्रधानमंत्री, जो पहले भी यूएस में उन्होंने सीईओज के साथ जो बात करी है और इस बार भी मुझे लगता है, एक तो वो इंडिया जो है सबसे जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा मुल्क के रूप में उभरा है, सबसे पॉपुलस कंट्री है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया की देशों के लिए, कंपनियों के लिए, खासतौर से यूएस जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो हमारा जो एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक मार्केट है इसके बारे में वो जरूर चर्चा करेंगे। और जिस तरह से भारत एक पैंडेमिक के बाद एक चाइना के ऑल्टरनेटिव कि एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, कि जैसे सप्लाई चेन्स जो दुनिया भर की चाइना से लिंक्ड रहती थी, वो किस तरह से अपना कुछ इन्वेस्टमेंट अगर शिफ्ट करना चाहें या जो एक्सपेंशन करना चाहें वो चाइना में ना करके इंडिया में करें। और उसमें सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो है, चाहे वो लैंड अवेलेबिलिटी हो या स्किल्ड लेबर की बात हो, हर तरह से भारत है, या पीएलआई पॉलिसीज की बात हो, बाकी इंसेंटिव्स की बात हो, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में बहुत इंप्रूव हुआ है। तो ये एक मैसेजिंग वो जरूर सीईओज के साथ देना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी डायस्पोरा के साथ मीटिंग हुई है और उसके बाद जो सीईओज के साथ होगी, उनका ये भी उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से इंडियन डायस्पोरा जो यूएस में है, वो सिर्फ एक 45 लाख या 4.5 मिलियन उनकी पॉपुलेशन नहीं है, वो उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड है उस मुल्क में वो कहीं ज्यादा है। जाहिर होता है कि वो 4-5-6% पूरे जो टैक्स पेयर टैक्स कलेक्शंस होते हैं वो इंडियन डायस्पोरा के लोग से आते हैं। तो ये सब मैसेजेस हैं। और ऑफ कोर्स जो चाइना की जो इकोनॉमिक अग्रेशन, जो आर्थिक अग्रेशन चाइना ने दिखाया है पिछले कुछ 2 दशकों में, उसको किस तरह से यूएस और इंडिया और वहां की दोनों कंपनियां मिलकर जॉइंटली एड्रेस कर सकते हैं, ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत तो ये मोटी तरह से ये मैसेजिंग प्रधानमंत्री करना चाहेंगे सीईओज के साथ मिलकर। और जो क्षेत्र हैं वो अब मुझे पता ही है, वो अभी उन्होंने डायस्पोरा के साथ भी ये बात करी कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की में भला यूएस अग्रणी राष्ट्र रहा हो, लेकिन कोई भी एआई का जो प्लेटफॉर्म है या डेवलपमेंट है वो बिना इंडियन इंजीनियर्स के पूरा नहीं हो सकता। तो आप इसको मोटा मोटा पार्टनरशिप यूएस और इंडिया के बीच में एआई की पार्टनरशिप की तरह डील कर सकते हैं। मेक इन इंडिया की बात होगी, अब वो अभी जो जी के साथ जेट इंजन की जो बात एचएल के साथ वो हुआ है, उसके बारे में भी उसकी बात करेंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में प्रधानमंत्री ने डायस्पोरा में भी बोला, और मुझे लगता है वो पॉइंट दोबारा आएगा कि किस तरह से सेमीकंडक्टर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, और वो इंसेंटिव्स हैं उसमें। और माइक्रॉन के साथ जो समझौता हुआ था यूएस में, उसका ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन हो गया है, और 5 और यूनिट्स हैं जो देश के अलग अलग भागों में सेमीकंडक्टर में लगने के लिए स्वीकृत हो गई है। तो स्पेस सेक्टर नया एक जो भारत ने एक बहुत उसमें उदारीकरण करी है और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वेलकम किया है, वो भी उसको भी एक टेक ऑफ करना है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री मुझे लगता है सीईओज के साथ कुछ ऐसा वो करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जब इंडियन डायस्पोरा या अमेरिकन सीईओज के साथ बात करेंगे तो एक ये भी मुद्दा रहता है कि किस तरह से जो इमिग्रेशन, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कैंपेन में जो कहा है कि हम इमिग्रेशन को बंद कर देंगे, खैर वो कोई भी बंद नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ एक पॉस्चरिंग की बात है, लेकिन वो एक मैसेज कहीं थ्रू हिज एड्रेस टू द सीईओज वो एक यूएस गवर्नमेंट को भी देना चाहते हैं कि इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को वो उसको वीजा देकर लीगल इमिग्रेशन करा के वो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है यूएस कि जो एक स्किल्स की डेफिसिट है उसको भारत मीट करता है, और जो भी चीज चाहे वो वीजा के थ्रू हो या इंडिया में इंडिया डेवलपमेंट ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर्स जो इंडिया में खुल गए हैं, या आईटी में जो ऑन साइट और ऑफशोर की तरह से कोई भी रिलेशनशिप होती है उसमें कुछ लोग इंडिया में होते हैं, जो उससे होता है उससे कॉस्ट आर्बिट्राज भी होता है। तो जब आप कम कॉस्ट में वही काम करा लेते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ आईटी ओनरशिप होती है वो काफी कम हो जाती है, और स्किल डेफिसिट तो मीट करता ही करता है, जिससे जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं और अमेरिकन इकोनॉमी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। तो ये भी मैसेजिंग मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ही इज अ वेरी केपेबल नेगोशिएटर, और वो जरूर है, मुझे लगता है कि उस तरह की बात जरूर करेंगे। और कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यूएस अगर आप देखिए तो जय जी, मैं यहाँ पर शैलेश जी के पास जाना चाहती हूँ। शैलेश जी, अगर
आम लोगों की भाषा में हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें, जो ये सेमीकंडक्टर्स वाली डील हुई है, जो हमारी जानकारी है ये अहम है एडवांस सेंसिंग के लिए, वॉर फाइटिंग में जो ज़रूरी हैं, जो एसेंशियल पिलर्स माने जाते हैं, एडवांस सेंसिंग, एडवांस कम्युनिकेशंस, हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको अगर बिल्कुल सामान्य भाषा में हमारे लिए ट्रांसलेट करें तो इसका क्या मतलब है? जी, इसका ये मतलब है, देखिए, एक तो देश की सुरक्षा के लिए आज के दिन में आप देखिए डेटा साइंस जो है काफ़ी एडवांस हो रहा है, तो उसको अब जितने भी हम अपनी हमारी मेक इन इंडिया के अंदर जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, उसको अगर हमें कंप्यूटिंग पावर देना है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन ब्रेन है, उस तरीके से अगर हमें कंप्यूटिंग पावर देना है तो वो चिप उसमें काम करती है। तो ये पावर देश के अंदर बनाना, देश की सुविधा के लिए बनाना और देश की सुरक्षा के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो मैक्रोन का इन्वेस्टमेंट है या आपका एआई से रिलेटेड जो सेंटर बनने वाला है, ये इन सब में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये तो आपका हो गया डेटा साइंस एंड चिप वाला। हाँ। बाकी जो हाई वोल्टेज को लेकर के है, आज के दिन में जितने भी हम अब सोलर पे, मैंने वैसे पहले आपको बताया कि सोलर में इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ एक देश है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लीन एनर्जी हमारे पूरे देश के लिए ज़रूरत है, पूरे विश्व के लिए ज़रूरत है। जिस तरीके से प्रदूषण हमारा फैलता जा रहा है ग्लोबली, चाहे एयर ले लीजिए या फिर क्लीन एयर का है या क्लीन वाटर का पोल्यूशन जो है, इसमें जो है पोल्यूशन को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो ख़ास तौर पे दो क्रिटिकल, चाहे वो कोल से रिलेटेड हमारा पोल्यूशन है या डीजल पेट्रोल से रिलेटेड है, उसको हटाने के लिए आज के दिन में हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो जो बैटरी का हमारा मेन उसमें अभी देखने को मिला है, अपने इंडिया में भी जो है इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक बसेस का, स्कूटर्स का काफ़ी पिछले एक साल में काफ़ी बढ़ाव मिला है। तो उसको हटाने के लिए हाई वोल्टेज सिस्टम्स जो है बहुत क्रिटिकल है। जैसे ही हम हाई पावर में जाते हैं, कार्स का ले लीजिए, बसेस का, ट्रक्स का, स्कूटर में चलिए लो वोल्टेज पे काम हो जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई नहीं है कंट्री के अंदर। काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट चल रही हैं और काफ़ी डिप्लॉयमेंट जो है पिछले 12 महीने में देखने को मिला है। लेकिन इस कोलैबोरेशन से मुझे लगता है उसको काफ़ी ज़्यादा और गति मिलेगी और जल्दी से हम जो है, जो भी हमारा पिछले 10 सालों में गैप हुआ है चाइना के अगेंस्ट, आई थिंक उसको हम पकड़ पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया जो हैं, चाहे आप ग्रीन एनर्जी में ले लीजिए, चाहे आप इस तरह से देखिए कि हमारी निर्भरता जो है वो विविधता लाने के लिए चाइना के अगेंस्ट, उसमें देख लीजिए, या अंतरिक्ष अनुसंधान में देख लीजिए, या नेशनल सिक्योरिटी में देख लीजिए, ये बहुत कॉमन थ्रेड है। इन सारी एरियाज़ में ये कॉमन थ्रेड है, जो मुझे लगता है अगर हम ये इसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत सारे एरियाज़ में कंट्री को इससे लाभ मिलेगा। एक चीज़ आपने शैलेश कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि चीन एनर्जी स्टोरेज के मामले में कोरिया से, जापान से आगे निकल गया और अमेरिका को आपने कहा कि वो उसके सामने डेवलपिंग नेशन की तरह था, कहीं ना कहीं उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। भारत और अमेरिका के करीब आने से क्या दोनों चाइना के साथ उस कंपटीशन में मजबूती से खड़े हो पाएंगे और क्या अमेरिका को भी उतना ही फ़ायदा होगा और भारत को भी उतना ही फ़ायदा होगा? जी सुशील जी, बिल्कुल ये आपने सही इसको आई थिंक एंगल से लिया है। मुझे लगता है कि अभी अमेरिका में जितनी भी अब टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सेल फोन की बैटरी ले लीजिए या आज के दिन में इलेक्ट्रिक कार की बैटरी ले लीजिए, वो सारे एक्चुअली इनोवेशन हुए यूएस में हैं। लेकिन वो इनोवेशंस एक्सपोर्ट होकर के बाहर जा कर के डेवलप होकर के पूरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, कोरिया में, जापान में होके अमेरिका वही खुद की टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर से इंपोर्ट करता है। तो मतलब दुगना नुकसान हो गया। एक तो आपने अपनी जो है वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज बाहर भेज दी, ऊपर से जब आपको सेम उसी नॉलेज से बेस्ड जो भी प्रोडक्ट बना उसको इंपोर्ट करने में डॉलर भी बाहर भेजा, तो आपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज का भी लॉस हुआ और इकोनॉमिक डॉलर्स का भी लॉस हुआ। तो उसे मुझे लगता है कंट्री को, इसीलिए अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है कि भाई हमें, अगर हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट हमारी बाहर जाती हैं या कोलैबोरेशन होते हैं, तो ये लॉसेस जो हैं वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में सारी चीज़ें आज के दिन में हैं, जो भी जितना भी पहले हमने देखा कि इंडिया को देखा जाता था रेड टेप के उसमें कि वहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, और पिछले 3 साल में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया में, और स्ट्रेटेजिक जो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंपॉर्टेंस की कंपनीज़ हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाहर इंडिया, यूएस से बाहर आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हैं। तो ये बहुत क्लियर सिग्नल है कि अमेरिका इंडिया की तरफ
इस एंगल से देख रहा है, ऐसे हाथ बढ़ा रहा है कि भाई ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, और ये केवल 5 साल या 10 साल का नहीं है, ये 50 साल की दोस्ती का हाथ मुझे लगता है इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल मिनरल में या चिपसेट में ये इन्वेस्टमेंट जो है 5 साल 10 साल तो ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने में ही लग जाता है। मतलब 10 बिलियन की अगर 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है, उसका पूरा डिप्लॉय करना और उसको हार्नेस करना और उसको कन्वर्ट करना इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वो 10 साल का पूरा जर्नी रहता है। आपकी कंस्ट्रक्शन है फैक्ट्री की, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर सेल होगी, तो पूरा तो ओवरऑल मतलब मुझे लगता है कि 20 साल की या 30 साल की ये पार्टनरशिप की तरह से कंट्री देख रही है, वो जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं कि इसमें हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे अगर शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप की तरह हम इसको देखेंगे। तो होपफुली इसका इम्पैक्ट जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट मुझे लगता है 5 से 10 साल में जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सुचित जी जैन जी के वापस। पास चलते हैं। जैन जी, बहुत क्लियर एक टारगेट है हर बार। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से जब पीएम बाहर जा रहे हैं तो जो एआई की कंपनीज होती हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर्स हैं, तो इनके जो शीर्ष बिजनेस लीडर्स हैं, जो सीईओज हैं, इनके साथ पीएम मुलाकात करते हैं। क्या हम ये समझें कि एक डेफिनिट जो फील्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि अभी से लेकर आगे 10, 20, 30, 50 साल में ये फील्ड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिटर्न भारत को देंगे या सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, इस तरह की बात है? जी, जाहिर सी बात है कि एरियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एरियाज इंडिया को भी ग्रेटली बेनिफिट करेंगे और वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी डायरेक्शंस को भी और बिजनेस डायरेक्शन को दिखाते हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, ये कोई अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक इंडस्ट्री का कंपोनेंट नहीं है। एआई सारा ऑल परवेसिव है। आप चाहे हेल्थ केयर में लीजिए, एजुकेशन में लीजिए, कितने कितने मैन्युफैक्चरिंग में लीजिए, हर जगह एआई का एप्लीकेशन है। तो इस तरह के एरियाज आप सही कह रही हैं, आइडेंटिफाई करे हैं और उन्हीं पे ज्यादा फोकस रहेगा। और अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि किन सीईओ से वो मिल रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी और जो एनर्जी में खास तौर से जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उस पे ज्यादा बात होगी। और ईवीज के लिए ये सब जो एरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पे ज्यादा फोकस करने की बात है, रादर देन एक बड़ी जेनरिक सी मेक इन इंडिया पे पिच करी जाए। तो ये इन सेक्टर्स पे ज्यादा तवज्जो रहेगी प्रधानमंत्री की, मुझे ऐसा लगता है। और ये सही भी है कि मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में सहयोग के क्षेत्र तो हजारों हैं, लेकिन उसमें से कुछ एरिया जो इंडिया के फ्यूचर के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां पे इंडिया को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये भी बात है। हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग में कोई जरूरी नहीं है कि भारत को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में है। अच्छा, अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करिए तो इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी पुअर बेस, कुछ ज्यादा हमारा बेस नहीं था, लेकिन ये बहुत जरूरी है। खासतौर से हमने देखा कि ताइवान और इन सब कंट्रीज ने से सप्लाईज ना आने के टाइम पे, स्पेशली कोविड के दौरान, हर एरिया के, सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, कंप्यूटर्स नहीं, हेल्थ केयर इक्विपमेंट देख लीजिए, डोमेस्टिक अप्लायंसेस देख लीजिए, हर चीज के प्रोडक्शन में फर्क पड़ा था। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो मेजर इकोनॉमीज जो थी वो नेगेटिव ग्रोथ लूप में चली गई थी पैंडेमिक के वो साल या 2 साल। तो वो ये क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक सरकार के साथ समझौता और एक प्राइवेट कंपनीज के सीईओज के साथ मुलाकात, ये दो तरफ से जो ये कोशिश की जा रही है, ये इसकी अपने आप में काफ़ी अहमियत है और ये भी शायद हेल्प करता है कि बहुत सारे सीईओज जो हैं अमेरिका में वो भारतीय मूल के भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप टेक कंपनीज में देख लीजिए, जो टॉप 20 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसमें करीब 12 कंपनीज, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या अडोबे या आईबीएम की बात नहीं है, उसमें मेरा जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, टॉप 20 कंपनीज में 12 में इंडियन ओरिजिन के लोग सीईओज हैं। और उसमें एक को छोड़ के सब वैसे लोग थे जिन्होंने पहली डिग्री इंडिया में ली थी अपनी एजुकेशन की, उसके बाद वो यूएस माइग्रेट करे थे मास्टर्स के लिए या किसी और चीज के लिए या एमबीए के लिए, और फिर बाद में वहां पे रह गए। तो यह जाहिर सी बात है उन कंपनीज के साथ। और देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे तो एक डिस्कशन होता है, एक वो ब्रॉड होता है, वो एक फिलॉसफी की बात होती है, वो एक डायरेक्शन की बात होती है, लेकिन उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, देखिए यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एफडीआई पार्टनर है
और ट्रेड पार्टनर देखें, वो अभी तक नंबर 1 था, अब वो थोड़ा स्लिप कर गया है। जो चाइना से इंडिया का ट्रेड है वो सबसे आगे हो गया है, और यूएस दूसरे स्लाइटली स्लिप करा है। तो उन सब चीजों में मुझे लगता है कि ज्यादा एक्शनेबल जो एजेंडा होता है वो तब होता है कि जब आप एक एजेंडा सेटिंग तो ब्रॉड आप पॉलिटिकल लेवल पे कर लीजिए, जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है। लेकिन स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज की बात जहां तक करें, स्पेसिफिक क्षेत्रों की अपॉर्चुनिटीज की, तो उसमें बात तभी बनती है कि जब आप उन सीईओ से, उन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, उन प्रमोटर से कंपनीज के सीधे बात करिए। और दूसरी बात है, देखिए, एक हंगर होती है इन्वेस्टमेंट को सॉलिसिट करने की। वो हंगर अगर प्रधानमंत्री दिखा रहा है तो देश के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। और बहुत कम प्रधानमंत्री होते हैं वो जाके अलग कंट्रीज में सीईओज के साथ कंपनियों के एंगेज करते हैं, और पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, अब इधर वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉड डायरेक्शन सेटिंग जो हो गई वो पॉलिटिकल लेवल पे, जो बायलैटरल टॉक्स हुई जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में, उसके साथ में जो स्पेसिफिक सीईओज के साथ डायलॉग होगा, उसमें मोर जो स्पेसिफिक एरियाज के इंटरेस्ट हैं जो इंडिया के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अच्छे हैं और रेलेवेंट हैं, और जहां पे हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो उस पे एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे बात होगी। और वो एक बार प्रधानमंत्री और सीईओ के बीच में जो डायलॉग स्टैब्लिश हो जाता है तो सारा रेड टेप कट हो जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत की जो भी रैंक हो, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज के लिए इंडिया एक रेड कार्पेट रोल आउट करता है। और उन लोग को भी लगता है कि इंडिया में जो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो एक नेगेटिव कुछ इमेजरी रही है वो माने नहीं रखती कि जब आप प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्टेड हो आपके इन्वेस्टमेंट को सॉलिसिट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है। आपने अभी एक बात की, जो इंडियन सीईओज हैं अमेरिका में, जो भारत में जिन्होंने पढ़ाई की, हमारे साथ शैलेश उप्रेती हैं। शैलेश उप्रेती भी उत्तराखंड के ग्रामीण इलाके में पढ़ाई करने के बाद आईआईटी से पीएचडी करके अमेरिका गए, नोबेल लॉरिएट के साथ उन्होंने वहाँ पर लिथियम आयन बैटरी में रिसर्च की, और फिर उसके बाद फाउंडर हैं C4V, अमेरिका में लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में काम करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी के। तो शैलेश हमारे साथ है। शैलेश, अमेरिका में भारतीयों के काम करने के लिए किस तरह के मौके मिलते हैं? सीईओज तक वो पहुंचते हैं, इसका मतलब है कि उनको एक पूरा इकोसिस्टम मिलता है जिसमें वो ग्रो करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको सरकार से मदद भी मिलती है, वो जो करना चाहते हैं कानून भी उसमें उनकी मदद करता है। तो इस तरह का इकोसिस्टम भारत में भी आपको लगता है कि क्या धीरे धीरे डेवलप हो रहा है? आपके अपने अनुभव के आधार पर अगर आप बताएं तो। जी सुशील जी, बहुत अच्छा आई थिंक आपने सब्जेक्ट पिक किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जैन जी ने बताया, यहाँ पे टॉप 20 में काफ़ी इंडियंस का काफ़ी बरवच्चो है, और ये इसलिए भी है कि जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज वहाँ से गेन करके आते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे फील्ड बहुत अच्छा मिलता है खेलने के लिए। काफ़ी ओपन फील्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी अलाइंड होती है कि फेलियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और मेहनती तो आई मीन हमें पता ही है, इंडिया में काफ़ी मेहनत से आगे लोग बढ़ते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो बचपन से ही वो एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, तो वो यहाँ पे आके आपको सब दिखाने का मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो आपको उसमें विनिंग के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और प्रैक्टिकली अब देखिए तो डेटा तो यही कह रहा है कि भाई हम अच्छे विनर भी हैं। तो इस तरीके से जो अगर यहाँ पे हम उसको थोड़ा रिवर्स करके देखें, मुझे लगता है चाहे गूगल आप ले लीजिए या बड़ी कंपनीज का, ट्विटर का भी बहुत ट्राई चल रहा था इंडिया में, और ख़ासतौर पे ना इलेक्ट्रिक कार्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काफ़ी यहाँ पे जो टॉप नॉच हमारे सीईओज हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में इस तरह का इकोसिस्टम भी बने, उनकी खुद के ब्रांड्स जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हों, और दे विल फील वेरी प्राउड कि वो वापस यूएस में उसको सेल करें। तो इस तरह की बहुत सारी इनिशिएटिव चल रही हैं। थोड़ा चैलेंजेस रेड टेप इसलिए रहता है क्योंकि एक तो इतना मतलब जो यूएस और इंडिया में अगर हम कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे वो सेम इकोसिस्टम क्यों नहीं बिल्डअप हो रहा है, क्यों वहाँ से जो टॉप क्रीम वो यहाँ आकर के इतना योगदान इकोनॉमी में कर रही है, वहाँ क्यों नहीं रुक जाती है। तो वहाँ पे भी काफ़ी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग अमेरिका आ रहे हैं और यहीं पे कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोलैबोरेशन जो है और इकोनॉमिक जो फोरफ्रंट पे अमेरिका चलता है बहुत हैवी स्पीड से और हैवी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अभी जयंत जी ने बताया कि विजन की बात करी, जैसे लीडरशिप की विजन है कि मोदी जी आए, उन्होंने
जो बाइडन जी से जो भी बात करी वो एक विजन अलाइनमेंट हो गया। अब वो उसके बाद जाके सीधे सीईओ से करते, तो सीईओ भी एक तरीके से हैंड्स ऑन तो होता नहीं है, वो भी कंपनी का विजन अलाइन ही करता है। तो अगर कंपनी का विजन अलाइनमेंट हो और उसकी सेकेंड लेयर जो मैनेजमेंट है वो सीईओ को फॉलो करे, तो काफ़ी इम्पैक्ट जो है काफ़ी फास्ट देखने को मिलते हैं बिजनेस सेंस में। तो जय अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया में हमें इस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और चेंज हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, और मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि इंडिया में अपने उत्तराखंड में गांव में कुछ जाके इस्टेब्लिश हो, जिससे कि हम लोग जो यहाँ की लर्निंग है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट ट्राई करें और उसको फिर देखें कि किस तरह से ग्रो होता है। सॉरी उमा शंकर जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी नहीं, मुझे लगा आपने अपनी बात पूरी कर ली। आपने अगर अपनी बात पूरी कर ली तो जयंत कृष्णा जी से मेरा एक सवाल है। अभी हमने हाल में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब सिंगापुर दौरे पर थे तब भी सेमीकंडक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बात हुई, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर जो समझौते हैं वो भी हुए। अब प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं और सेमीकंडक्टर और एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 का एक लक्ष्य रखा हुआ है विकसित भारत का। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में पुश देने की कोशिश है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना हम विकसित भारत का जो एक सपना है वो नहीं देख सकते, ख़ासतौर पे जो टाइमलाइन तय की गई है 2047 की उस तक? जी, मुझे लगता है कि हम इस समय अगर आप देखिए तो हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखिए तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में ऑलरेडी हैं यूएस और चाइना के बाद, और इन 3-4 सालों के अंदर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, क्या हमारी इकोनॉमी इनोवेशन लेड है? हमारी कितना कितना कंपोनेंट उस जीडीपी का इनोवेशन के थ्रू आता है? वो कुछ ज्यादा नहीं है। हम ज्यादातर बाहर की आई हुई टेक्नोलॉजीज, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस सेक्टर पे भी उस तरह का काम होता है। तो हम जब तक हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पे फोकस नहीं बढ़ाएंगे, देखिए भारत जो है इस समय अपनी जीडीपी का 0.7% साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है, सिर्फ इतना। और जितने बड़े कंट्रीज हैं वो सब 2% से लेके 4-4.5% अपनी जीडीपी का, और उसमें से चाइना और यूएस की तो इकोनॉमीज बड़ी हैं, उनका ज्यादा परसेंटेज साइंटिफिक रिसर्च पे करते हैं। तो हमें भी वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और जहां पे आपने डेवलप्ड नेशन इमर्ज, एक विकसित भारत, विकसित देश के रूप में उभरने की बात है जब हम आजादी के 100 साल बाद 2047 तक, तो उसमें एक और एरियाज हैं जिसमें भारत को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। भला इसका कुछ प्रधानमंत्री की विजिट से डायरेक्ट लिंकेज ना हो, हमने हेल्थ केयर पे हम पूरी जीडीपी का सिर्फ 2.1% जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर का, जो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती हैं, वो स्पेंड करते हैं। कोई भी बड़ी जो इकोनॉमी है G20 में, उसमें मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो 5% के एक्सेस में होता है उनका हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर। अगर आप एजुकेशन में देखिए, हम 3.2% जीडीपी का एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे करते हैं। सारी बड़ी इकोनॉमीज में ये खर्चा 6-7% के ऊपर होता है। तो ये हमें देखिए कैसे सिर्फ एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से हम विकसित नहीं हो जाएंगे। विकसित तब होंगे जब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव होगा। विकसित तब होंगे जब एक एवरेज इंडियन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग अभी 120 और 130 के करीब है। तो ये कोई एक बहुत, एक तरफ हम जीडीपी के रैंकिंग में हम 5th लार्जेस्ट हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी रैंकिंग, और ह्यूमन डेवलपमेंट के में फैक्टर्स किस तरह के होते हैं? यही एजुकेशन, एक एवरेज इंडियन को जो एक्सेस टू एजुकेशन है, एक्सेस टू हेल्थ केयर है, एक्सेस टू स्किल डेवलपमेंट है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स हैं, डे टू डे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीजों में हमें जब तक इजाफा नहीं होगा तब तक हम थर्ड लार्जेस्ट क्या हो सकता है 47 में हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएं तब तक, लेकिन हम विकसित बनेंगे तब बनेंगे कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करके जो आधारभूत चीजें हैं विकास की तरफ हमको जो ले जाएंगी ढकेल कर, उसमें हम जब तक ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था का ज्यादा प्रतिशत नहीं खर्च करेंगे और इंश्योर करेंगे कि लीकेजेस ना हो, तब तक हमारे लिए वो एक बाधा आने वाली है। मैं बहुत स्पष्ट बात कहना चाह रहा हूं, एक बहुत जरूरी है भारत को अपने इन 3 एरियाज में जो खर्च करते हैं हम, जो आउटले होता है वैसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो बढ़ाने की जरूरत है। और क्वालिटी में भी सिर्फ पैसा खर्च कर दिया उतना काफी नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्पेंड, किस तरह से हमारे टीचर्स, एजुकेटर्स वो अच्छे हों। आप असर की रिपोर्ट आती है, आपने देखा होगा किस तरह से एक
8वां क्लास का एक एवरेज बच्चा तीसरे क्लास की वर्नाकुलर लैंग्वेज की किताब नहीं पढ़ पाता है, एक सिंपल अरिथमेटिक नहीं कर पाता है। तो हमें इन सब चीजों पे, जो हमारे लर्निंग आउटकम्स में डेफिशिएंट, हम कितना भी हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ा लें, लेकिन जब तक हमारी लर्निंग आउटकम्स में कमी रहेगी, तब तक हमारे यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या हमेशा रहेगी। और देखिए, ये एक वैसी बात है, भारत ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है। ये एक ग्लास है, आप चाहे इसको आधा पानी से भरा देखें या आधा खाली देखें, तो लेकिन हमें लगता है कि हमें हमेशा आधा भरा देखना चाहिए, लेकिन जो आधा खाली है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। नहीं अगर हमें वाकई में एक क्वांटम लीप लेनी है और आगे बढ़ना है। जी, इसी से जुड़ा जो मसला है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हम ये भी बात हमें करनी चाहिए कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हमारे पास जो मैन पावर है वो ट्रेंड है। जैसे सेमीकंडक्टर की ही अगर हम बात करें तो मैं जब उस पर देखता हूँ थोड़ा दिलचस्पी की वजह से, तो मैं देखता हूँ कि अब जाकर के पिछले कुछ सालों में 4-5 साल में एमटेक के कोर्सेज़ में सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाने लगी है। या फिर हम बात करें लिथियम आयन से जुड़ा जो स्टोरेज का वो है, इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ इंडिया में नहीं है। ये दोनों बहुत क्रिटिकल सेक्टर हैं हर लिहाज से भारत के लिए, और जो भारत को एक तरह से नई दुनिया में स्थापित करने में बहुत ज़्यादा अहम योगदान निभाएंगे। तो शैलेश जी, क्या आपको लगता है कि भारत में इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं इन्हें बड़े लेवल पर शुरू किया जाना चाहिए? अभी जैसे मैं अगर इसी की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कुछ IITs जो हैं वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एमटेक कराती हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा है नहीं, अभी ये फैला ही नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इससे जुड़ी कोई जानकारियाँ हैं नहीं। तो हम उसको तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब हमारे पास वो ट्रेंड मैन पावर होगी। वैसा ही स्टोरेज के सेक्टर में भी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इस दिशा में भारत में, ताकि हमारे पास वो ट्रेंड मैन पावर रहे, ताकि हम ये कह सकें जो हमने 21वीं सदी की शुरुआत में किया था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स थे, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई। अब वही समय सेमीकंडक्टर का और स्टोरेज का है। शैलेश, आपसे जी जी जी। सो जयंत जी ने बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन जो बात करी, आई थिंक इसी से रिलेटेड ये सवाल है। क्योंकि अगर हमारी बेसिक एजुकेशन, उस पर हम क्वालिटी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं और वही आगे को एक्सपेंड होकर के हमारे स्किल वोकेशनल कोर्सेज इस तरीके के चालू हों, तो मुझे लगता है कि जो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट नीडेड है, जो कि देश की पूरी मुझे लगता है नींव है पूरी अर्थव्यवस्था की, वो काफ़ी उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट आएंगे। तो सेमीकंडक्टर एक एरिया है जिसमें पिछले कुछ समय से हुआ भी है कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली पिछले 10 सालों में डेवलप हुई है और इतनी फास्ट भागी है। अब देखिए कि कहाँ पे हम एक बड़ा सा लैपटॉप होता था या सिस्टम होता था, वो आज आप 5,000 के 10,000 के फ़ोन पे वो कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल है विद इन 10 ईयर। मतलब आप देखिए 10 साल के अंदर इतनी चेंजेज आए हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। वो एजुकेशन सिस्टम उतना फास्ट भाग नहीं पाया कंट्री के अंदर। तो बहुत ज़रूरी है कि ये टाइमली इस तरीके का हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये IITs और IIScs और कुछ NITs से आगे बढ़ के जाए। हर यूनिवर्सिटी में इस तरह का इकोसिस्टम बनना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि फिर हमारे जो ह्यूमन कैपिटल की, मैंने पूरे मास लेवल पे जो अडॉप्शन की बात ही है, वहाँ पे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, उनको नॉलेज मिलेगी तभी मोटिवेशन मिलेगा, और वो नॉलेज सेंटर बनने बहुत ज़रूरी हैं। एनर्जी फील्ड में भी हमने देखा है, क्योंकि ये मेरा फील्ड है, तो मैं काफ़ी कोशिश करी। मैं इंडिया में यूनिवर्सिटी से भी मिला हूँ, गवर्नमेंट से भी मिला हूँ, सेंटर की भी बात चल रही PMO ऑफिस पे कि इस तरह के सेंटर्स हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी चाइना में आप देखेंगे क्यों बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, और हर स्टेट में ख़ासतौर पे आप देखिए बहुत वाइड इनकी रेंज है मैन्युफैक्चरिंग की, एक स्टेट पे कंसंट्रेशन नहीं है। और ये इसीलिए संभव है क्योंकि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं और उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो काफ़ी वाइड स्प्रेड उनकी कंट्रीज़ में हैं। और इंडिया में भी मुझे लगता है इस तरह की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इन्वेस्टमेंट जो वुड बी रियली गुड फॉर कॉमन पीपल, कि हमारे हर जो भी स्टूडेंट्स को लेकर के, या जो हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं जॉब ढूंढते हैं, इस तरह की अगर स्किल्स हमारे पास उपलब्ध होंगी तो जॉब्स की भी जो बड़ी इश्यूज़ हैं, बड़े चैलेंजेस हैं आज के दिन में बेरोजगारी को लेकर के, वो भी इसमें सॉल्व होंगे। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी और जयंत जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री का अमेरिका के टॉप कंपनीज़ के सीईओ के साथ कुछ देर में बैठक होने वाली है। उस बैठक का जो नतीजा है वो भी हम देखेंगे। इस बारे में कुछ डिटेल्स अभी आए नहीं हैं, कुछ देर में हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए। और हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। इसी खास मुद्दे पर हमारा ख़ास कार्यक्रम जारी है।